पॉडकास्ट प्रेप माइंड मैप्स में आपका स्वागत है। सभी कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए आपका गो टू गाइड। आज हम नाबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स के लिए पिछले 6 महीनों के सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, पीआईबीज और करंट अफेयर्स का एक पूरा मंथ वाइज कवरेज करेंगे। ये ध्यान रखें कि मैक्सिमम रिटेंशन के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना चाहिए और उसके बाद ही हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ पढ़ें, जो सभी के लिए बिल्कुल फ्री होगी। ये तैयारी के लिए बहुत मददगार होगा। बिल्कुल। आज हम 1 से 13 दिसंबर 2025 के अपडेट्स कवर करेंगे और हमारा कवरेज फोकस रहेगा 80% एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 15% जनरल अवेयरनेस और 5% इंटरनेशनल अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दिसंबर 3/5/2025 के डिसीजन से। की रेट्स में कुछ बदलाव हुए हैं। जी, सबसे बड़ा बदलाव है रेपो रेट में। उसे 5.50% से घटाकर 5.25% कर दिया गया है। और बाकी रेट्स? रिवर्स रेपो यानी एसडीएफ वो 5.00% पर है और एमएसएफ और बैंक रेट दोनों 5.50% पर हैं। पॉलिसी स्टैंड्स न्यूट्रल मेंटेन किया गया है। तो इस ईजिंग के पीछे का रैशनल क्या है? क्या इन्फ्लेशन अब चिंता का विषय नहीं रहा? काफी हद तक। देखिए, इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, इन्फ्लेशन का आउटलुक बिनाइन है। अक्टूबर 2025 में सीपीआई हिस्टोरिक लो 0.25% पर था। 0.25%? जी। सेकंड, Q2 FY26 में इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% पर बहुत रोबस्ट रही। और थर्ड, कोर इन्फ्लेशन भी 2.6% तक ईज हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इकोनॉमिक मोमेंटम को सपोर्ट करना। और एमपीसी में इस पर सबकी सहमति थी? ज्यादातर सदस्यों की। गवर्नर संजय मल्होत्रा तो चेयर थे ही, पर एक डिसेंटिंग व्यू था प्रोफेसर रान सिंह का। अच्छा, उनका क्या कहना था? वो चाहते थे कि स्टैंस को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव कर दिया जाए, पर ये माइनॉरिटी व्यू रहा। राइट। अब ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस पर आते हैं। आरबीआई का क्या अनुमान है? रियल जीडीपी FY26 के लिए 7.3% प्रोजेक्ट किया गया है। और हेडलाइन सीपीआई? वो FY26 के लिए सिर्फ 2.0% प्रोजेक्ट किया गया है। अब जरा दिसंबर के एक्चुअल इन्फ्लेशन स्टेटस को देखते हैं। हाँ, तो सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन जो अक्टूबर में 0.25% था, वो नवंबर में थोड़ा बढ़कर 0.7% हो गया। लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव में थी, है ना? बिल्कुल, नवंबर में -2.8% पर, मतलब कंटिन्यूड कंट्रैक्शन। इसके ड्राइवर्स हैं पोटैटोज, अनियंस, टमाटोज जैसी सब्जियों की गिरती कीमतें। और दूसरे इन्फ्लेशन कंपोनेंट्स का क्या हाल रहा? फ्यूल इन्फ्लेशन थोड़ी बड़ी, 2.0% से 2.3% हो गई। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में गिरावट आई, 1.7% से 1.5%। और हाउसिंग लगभग अनचेंज्ड 2.95% पर रहा। तो इस पूरे डेटा का इम्पैक्ट एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, फूड डिफ्लेशन तो स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल आउटपुट और स्टेबल सप्लाई का सिग्नल है, लेकिन 2 कंसर्न्स हैं। क्या है वो? फर्स्ट, म्यूटेड नॉमिनल ग्रोथ। जीडीपी डिफ्लेटर Q2 FY16 में 0.47% पर था, जो 24 क्वार्टर लो है। और सेकंड, अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट रहती है तो फिस्कल डेफिसिट की चिंता हो सकती है। समझ गई। अब आरबीआई के लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक्शंस की बात करते हैं। ओएमओज अनाउंस हुए हैं। जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। 1 लाख करोड़ रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेजेस अनाउंस हुए हैं। फेज 1 में दिसंबर 11 को 50,000 करोड़ इंजेक्ट भी हो गए। इसका पर्पस तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी इंजेक्ट करना ही है। बिल्कुल, और इसके साथ ही $5 बिलियन का USD INR स्वैप भी किया गया। ये भी एक लिक्विडिटी मेजर ही है, रूपी सपोर्ट के लिए नहीं। चलिए अब इकोनॉमिक हेल्थ के एक और इंडिकेटर करंट अकाउंट डेफिसिट पर आते हैं। CAD Q2 FY26 में $12.3 बिलियन था। ये जीडीपी का 1.3% है। ये पिछले साल से तो काफी कम है। हाँ, पिछले साल ये $20.8 बिलियन था। इसके मेन ड्राइवर्स हैं हायर सर्विसेज रिसीट्स जो 50.9 भी थे और हायर रेमिटेंसेस 38.2 भी। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट्स पर। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी DSIBs की लिस्ट में कोई बदलाव? नहीं, लिस्ट वही है। SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। और इनके लिए जो एडिशनल कैपिटल बफर्स हैं वो भी तय है। SBI के लिए 0.80%, HDFC बैंक के लिए 0.40% और ICICI बैंक के लिए 0.20% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। कुछ और अपडेट्स भी हैं बैंकिंग से जुड़े। जी, आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए से कम एक्सपोजर वाले बिजनेस अकाउंट्स के लिए नॉर्म्स रिवाइज किए हैं, क्रेडिट डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए। और डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को भी अप्रूवल मिला है। हाँ, IDPI, ये SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नॉट फॉर प्रॉफिट जॉइंट वेंचर है। एक और बड़ी खबर, फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। जी, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम्स पे। ई-रूपी की प्रोग्रेस कैसी है? काफी अच्छी। दिसंबर 2025 तक ट्रांजैक्शंस 120 मिलियन वॉल्यूम और 28,000 करोड़ रुपीस वैल्यू पार कर चुके हैं। एक्टिव यूजर्स 8 मिलियन हैं। और अब आरबीआई का फोकस किस पर है? करंट फोकस है प्रोग्रामेबिलिटी फीचर्स पर, गवर्नमेंट स्कीम्स इंटीग्रेशन पर और फिनटेक्स के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स बनाने पर। मतलब ऑब्जेक्टिव है G2C और C2C पेमेंट्स को वाइडली एक्सेप्टेड बनाना। बिल्कुल। अच्छा, एक और पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन या DCA। ये क्या है? ये TREI और RBI का 11 मेजर बैंक्स के साथ एक पार्टनरशिप है। इसका पर्पस प्रमोशनल कम्युनिकेशंस के लिए कस्टमर कंसेंट्स को डिजिटाइज करना है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? बहुत सिंपल है। एक शॉर्ट कोड 127000 से SMS आएगा जिसमें एक सिक्योर लिंक होगा। उस पर जाकर कंसेंट्स रिव्यू कर सकते हैं। और रिवोक करने का ऑप्शन? हाँ, रिवोक करने पर प्रमोशनल मैसेजेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। ये तो बहुत जरूरी था। अब आते हैं UPI पर, जिसकी परफॉर्मेंस हर महीने रिमार्केबल रहती है। नवंबर 2025 के मेट्रिक्स क्या हैं? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था 19 बिलियन। 19 बिलियन? जी,
और ट्रांजैक्शन वैल्यू थी 24 करोड़ 58 लाख रुपए। ईओआई वॉल्यूम ग्रोथ 23% और वैल्यू ग्रोथ 14% रही। इसे तो ग्लोबल रिकग्निशन भी मिली है। हाँ, IMF और AIFCI वर्ल्ड वाइड के अनुसार ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस का 49% यही हैंडल करता है। अमेजिंग। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर स्कीम्स और रूरल डेवलपमेंट की। इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट है रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। 2025 में 357 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ। अगर 2015 से कंपेयर करें तो ये 100 मिलियन टन ज्यादा है। 2015 में ये 257 MT था। और इस प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए पीएम किसान स्कीम का क्या स्टेटस है? 21st इंस्टॉलमेंट दिसंबर 2025 में रिलीज की गई। टोटल डिस्बर्समेंट कितना हो चुका है अब तक? स्कीम लॉन्च से अब तक 11 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी फैमिलीज को 3.70 प्लस लाख करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और इसमें विमेन बेनिफिशियरीज का हिस्सा? करीब 25% बेनिफिट्स विमेन बेनिफिशियरीज को मिले हैं, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। कृषि में एक और टेक्नोलॉजी जिसकी बहुत बात हो रही है, नैनो फर्टिलाइजर। जी, इसमें एक बड़ा एडवांसमेंट हुआ है। ICAR के साथ 5 साल का MOU साइन हुआ है, जिसका बजट 21.20 करोड़ है। लीड इंस्टीट्यूट कौन है? CRRI कटक। IFFCO के फील्ड रिजल्ट्स ने तो यील्ड इंप्रूवमेंट और केमिकल फर्टिलाइजर यूज में 25-50% रिडक्शन कंफर्म किया ही है। मार्केट अडॉप्शन कैसा है? बहुत तेजी से बढ़ रहा है। FY 2024-25 में नैनो यूरिया की 273.62 लाख बॉटल्स और नैनो डैप की 160 लाख बॉटल्स की सेल्स हुई। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए FY 2025-26 के प्रोजेक्शंस क्या है? टोटल इंपोर्ट्स 22.3 मिलियन टन फोरकास्ट किए गए हैं, जो 41% का इंक्रीज है। इसका मेन ड्राइवर क्या है? फेवरेबल मॉनसून के बाद डिमांड में जो सर्ज आया है, वो इसका मेन ड्राइवर है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कोपरा के MSP को लेकर। हाँ, कोकोनट के लिए MSP अनाउंस हुआ है। 2026 रेट्स हैं। मिलिंग कोपरा के लिए 12,027 रुपीज पर क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए? उसके लिए 12,500 रुपीज पर क्विंटल। ये 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पॉलिसी टारगेट के साथ अलाइंड है। इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज NAFED और NCCF ही होंगे। जी, वही दोनों होंगी। और ICAR ने भी नैनो फर्टिलाइजर्स की की मेट्रिक्स को ऑफिशियली वैलिडेट कर दिया है। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी अनाउंसमेंट्स पर। MG नरेगा के रीब्रांडिंग का प्रपोजल है। हाँ, नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना प्रपोज किया गया है। बिल विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें एक प्लान्ड एनहांसमेंट भी है। जी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी को 100 डेज से बढ़ाकर 125 डेज करने का प्रस्ताव है। जबकि एवरेज एम्प्लॉयमेंट तो काफी कम रहा है। हाँ, पिछले 5 सालों का एवरेज एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 50.35 डेज पर हाउस होल्ड रहा है। अगला सेंसस ऑफ इंडिया 2027 को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। जी, इसका बजट है 11,718.24 करोड़। और इसका की फीचर? ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा, जिसमें पब्लिक सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकेगी। मतलब इन्यूमरेटर्स मोबाइल ऐप्स यूज करेंगे। हाँ, 30 लाख एन्यूमरेटर्स और एक स्पेशल प्रोविजन है कास्ट एन्यूमरेशन को भी अप्रूव किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी FDI लिबरलाइजेशन को कैबिनेट अप्रूवल मिला है। हाँ, FDI लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसका मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, इंडिया में जनरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 1% ऑफ GDP है, जबकि ग्लोबल एवरेज 4.2% है। इससे कैपिटल इनफ्लोज और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड की। इंडिया रशिया स्टेट विजिट के दौरान कई एग्रीमेंट साइन हुए। जी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, हेल्थ केयर एंड फूड सेफ्टी, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, फर्टिलाइजर्स और कस्टम्स एंड कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में। स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन में क्या खास रहा? रशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ज्वाइन किया है और 30 डे ई-टूरिस्ट वीजास पर रेसिप्रोसिटी अग्री हुई है। कल्चरल फ्रंट पर भी एक बड़ी अचीवमेंट रही। बिल्कुल, यूनेस्को 20th ICH सेशन न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट में हुआ और हाईलाइट अचीवमेंट थी दिवाली को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंस्क्राइब करना। इसके साथ इंडिया के टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हैं लिस्ट पर? अब टोटल 15 एलिमेंट्स हो गए हैं, जिनमें योगा, दुर्गा पूजा और गरबा पहले से शामिल हैं। चलिए अब कुछ स्टेट लेवल डेवलपमेंट्स देखते हैं। महाराष्ट्र में 2 बड़े इनिशिएटिव्स हैं। जी, फर्स्ट है पगडी सिस्टम रिफॉर्मेशन, जो सेंचुरी ओल्ड रेंटल अरेंजमेंट को रिफॉर्म करेगा। और दूसरा? सेकंड है महाक्राइम OS AI। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक AI प्लेटफॉर्म है, जिसे 23 नागपुर पुलिस स्टेशन पर डिप्लॉय किया गया। और रिजल्ट्स? पायलट फेज में इन्वेस्टिगेशन टर्नअराउंड टाइम 80% तक रिड्यूस हुआ। 80%, इनक्रेडिबल। और छत्तीसगढ़ को अपना पहला रामसर साइट मिला है। हाँ, कोपरा रिजर्वायर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट का विजन 2030 तक 20 रामसर साइट्स का है। नागालैंड में भी वाटर कंजर्वेशन पर फोकस है। जी, स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 और मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करना है। PM कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है। हाँ, 14 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है। अब आते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टैट्स और मेजर इवेंट्स पर। ग्रोथ आउटलुक FY 26 के लिए मिक्स्ड लग रहा है। हाँ, हाईएस्ट प्रोजेक्शंस फिच 7.4% और SBI रिसर्च 7.5% प्लस से है, जबकि RBI का व्यू 6.8% पर है। पर एक्चुअल Q2 परफॉर्मेंस 8.2% रही, जो 6 क्वार्टर हाई है। बैंकिंग सेक्टर स्टैट्स FY 25 में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है? महाराष्ट्र, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 20.7 ट्रिलियन और डिपॉजिट्स 52.3 ट्रिलियन दोनों में। हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ गुजरात में 14.14% देखी गई। कुछ मेजर इवेंट्स भी हुए। जी, मुंबई में इंडिया इटली बिजनेस फोरम हुआ, जिसमें 150 प्लस कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। और मुंबई के सीपिड्स में नेस्ट 02 का इनॉग्रेशन हुआ। हाँ, न्यू एंटरप्राइज सर्विसेज टावर फेज 2, इसका फोकस स्किलिंग और एक्सपोर्ट्स पर है।
नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स भी दिए गए। जी, 2023 और 2024 के अवार्ड्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए। पॉलिसी सपोर्ट में हैंडीक्राफ्ट्स पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। शिल्प गुरु 2023 अवार्डीज में कौन शामिल थे? अजीत कुमार दास और डी सिवामा जैसे नाम शामिल थे। चलिए जाते जाते एक क्रिटिकल डेटा रिकैप करते हैं। जरूर। आरबीआई रेट्स, रेपो 5.25%, एसडीएफ 5.00%। इन्फ्लेशन, सीपीआई अक्टूबर 0.25%, फूड इन्फ्लेशन नाउ -2.8%। ग्रोथ, Q2 एक्चुअल 8.2%, आरबीआई FY26 प्रोजेक्शन 6.8%। एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन 357 MT, कोपरा एमएसपी मिलिंग 12,027 रुपए। स्कीम्स, MGNREGA में 100 से 125 डेज प्रपोज्ड, सेंसस बजट 11,718 करोड़। डिजिटल, यूपीआई नवंबर, वॉल्यूम 19 बिलियन, ई-रुपी ट्रांजैक्शंस 120 मिलियन। और पॉलिसी, इंश्योरेंस FDI लिमिट अब 100%। ये एनालिसिस नाबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी डेटा पॉइंट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करें। बिल्कुल, ये सारे आंकड़े मिलकर एक दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ अभूतपूर्व डिजिटल ग्रोथ और मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और दूसरी तरफ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर सरकार का बढ़ता फोकस। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, जिस तरह सरकार का फोकस डिजिटल सेंसेस और AI ड्रिवन गवर्नेंस पर बढ़ रहा है, फ्यूचर नाबार्ड ऑफिसर्स के लिए ट्रेडिशनल डेटा कलेक्शन और रूरल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की भूमिका कैसे इवॉल्व हो सकती है। आज की हमारी चर्चा का मिशन है नवंबर 2025 के हाई प्रायोरिटी करंट अफेयर्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर करना। ठीक उसी क्रम में इससे जनरल अवेयरनेस और ESI सेक्शन की तैयारी मजबूत होगी। तो चलिए एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चर्चित स्कीम PM किसान। मुझे पता है कि इसके तहत किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, पर इसका स्केल क्या है? जबरदस्त है। ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को साल में 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। और इसका अब तक का आउटरीच कैसा रहा है? असल कहानी आंकड़ों में है। नवंबर 2025 तक 11 करोड़ से ज्यादा फार्मर फैमिलीज को 20 इंस्टॉलमेंट्स में 3.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं। 3.70 लाख करोड़, ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जी हाँ, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मेजर्स लेने हैं? इसमें DBT, आधार सीडेड अकाउंट्स और eKYC यानी OTP, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होता है। साथ ही विलेज लेवल सैचुरेशन कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट, क्या ये रूरल ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है? बिल्कुल, लगभग 25% बेनिफिट्स महिला किसानों को मिले हैं, जिससे रूरल ग्रोथ और एग्री इनपुट इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ावा मिला है। ये तो हुई किसानों को सीधे मदद की बात। अब आते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर। ये इंडिया का G20 इनिशिएटिव था, राइट? हाँ, GBA एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। इसका मकसद बायोफ्यूल्स के ग्लोबल अपटेक में तेजी लाना है। और ये भारत के कौन से प्रोग्राम्स को एक्सेलरेट करता है? ये हमारी अपनी स्कीम्स जैसे गोवर्धन स्कीम, PM जीवन योजना, सातत योजना और कुसुम स्कीम को एक ग्लोबल पुश देता है। अच्छा, अब अगली दो स्कीम्स को जल्दी से कवर करते हैं। ISAM मतलब इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आती है। इसका पर्पस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। और इसका करंट स्टेटस? इसकी कंटिन्यूएशन 31 मार्च 2026 तक अप्रूव हो गई है। ठीक है। और PM मत्स्य संपदा योजना? PM MSY का फोकस फिशरीज सेक्टर के विकास पर है। इसके लिए 38,572 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इस सेक्टर के आंकड़े काफी इंप्रेसिव हैं, मैंने सुना है। बहुत इंप्रेसिव है। पिछले दशक में प्रोडक्शन दोगुना होकर 195 लाख टन हो गया है। सेक्टर में 9% की एनुअल ग्रोथ है। और एक्सपोर्ट का टारगेट क्या है? टारगेट है 2030 तक 1 लाख करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट्स। इस टारगेट को अचीव करने के लिए लेटेस्ट इनिशिएटिव्स क्या हैं? 2025 में 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। एक, फुल्ली डिजिटाइज्ड नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025। दूसरा, ट्रेसेबिलिटी पर एक नेशनल फ्रेमवर्क जिसमें ब्लॉकचेन, IoT और QR कोड्स का उपयोग हो रहा है। और तीसरा PM MKS-SY के तहत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। चलिए अब फाइनेंशियल इंक्लूजन सेगमेंट पर आते हैं। PMJDY से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का पर्पस वीकर सेक्शंस और लो इनकम ग्रुप्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाना है। अक्टूबर 2025 तक का डेटा क्या कहता है? 56.85 करोड़ बेनिफिशरीज और अकाउंट्स में कुल बैलेंस 2.75 लाख करोड़। और इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? हर अकाउंट के साथ रुपए डेबिट कार्ड और 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है और ये DBT राउटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मैंने सुना है कि इनएक्टिव अकाउंट्स एक बड़ी चुनौती है। ये एक वाजिब पॉइंट है। अगस्त 2025 तक 56 करोड़ में से करीब 13 करोड़ अकाउंट्स इनएक्टिव थे। तो इसे एड्रेस करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसी के लिए जुलाई से सितंबर 2025 के बीच फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन प्रोग्राम चलाया गया था। अब RBI के फ्रेमवर्क पर आते हैं। ये 4 टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसके लिए है? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी UCBs के लिए है। इसका पर्पस रेगुलेशन को आसान और उनके साइज के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बनाना है। अंडरस्टूड। अब एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट स्कीम पर चर्चा करते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स यानी CGSE। इसके तहत NCGTC के माध्यम से 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। और क्रेडिट लिमिट क्या है? 20,000 करोड़ तक का एडिशनल क्रेडिट। तो ये MSMEs के लिए कोलैटरल फ्री क्रेडिट का एक जरिया है। एग्जैक्टली, ये हमारे USD 1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट गोल की ओर एक बड़ा कदम है। चलिए अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL क्राइटेरिया पर आते हैं। एंसिलरी एग्री एक्टिविटीज के लिए RBI की गाइडलाइंस क्या है? कोऑप लोन्स के लिए प्रोड्यूस डिस्पोजल के लिए 5 करोड़ रुपए तक की लिमिट है। और एग्री क्लिनिक्स या एग्री बिजनेस सेंटर्स के लिए? उन्हें स्थापित करने के लिए दिए गए लोन्स भी PSL के तहत आते हैं। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए लिमिट काफी बढ़ा दी गई है ना? हाँ, पर बोरोअर लिमिट 100 करोड़ कर दी गई है।
और पीएसएल के तहत एजुकेशनल लोन की रिवाइज लिमिट? वो अब 23 लाख रुपए है। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स पर आते हैं। एमजीएनआरईजीए से शुरू करते हैं। एमजीएनआरईजीए में एक महत्वपूर्ण नियम है वर्क लोकेशन का। काम गांव के 5 किलोमीटर रेडियस के भीतर मिलना चाहिए। और अगर काम उससे ज्यादा दूर हो तो 10% एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाएंगे। अब डीएनआरएलएम पर आते हैं। इसमें गरीबों की पहचान कैसे होती है? इसमें PIP यानी पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर लिस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसे ग्राम सभा वेट करती है। और इसका लेटेस्ट कैंपेन? नई चेतना 4.0 जो जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करता है। इसका सबसे बड़ा सक्सेस मेट्रिक तो लखपति दीदीज है, राइट? बिल्कुल, 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदीज बन चुकी हैं। एक और योजना है खादी ग्रामोद्योग विकास योजना। इसका टारगेट एज ग्रुप क्या है? 18 से 55 साल। अब सोशल वेलफेयर और हेल्थ स्कीम्स पर नजर डालते हैं। PMJIY से शुरू करते हैं। PM जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। और इसमें इंश्योर्ड अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीस पर एलिजिबल बेनिफिशियरी। सीनियर सिटीजन के लिए जीवन प्रमाण है। इसमें नया क्या है? जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देता है। नवंबर 2025 में IPBP ने EPFO के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? फ्री डोर स्टेप DLC सर्विसेज के लिए। बढ़िया। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के अपडेट्स? इसे 2027-28 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें 7.5 लाख अतिरिक्त कंज्यूमर्स को जोड़ा जाएगा। सब्सिडी का क्या स्टेटस है? 500 रुपए से 550 रुपए पर सिलेंडर की सब्सिडी को बनाए रखा गया है। और इंपोर्ट को लेकर कोई डेवलपमेंट? हाँ, पहला US LPG इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 2.2 MTPA फॉर 2026। अब बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। यह 2016 में लॉन्च हुई थी। इसके बेनिफिशियरीज SC ST और या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। और लोन रेंज? ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। अब अगला सेगमेंट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। PM विश्वकर्मा स्कीम में लोन कैसे मिलता है? इसमें कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। फर्स्ट ट्रांच 1 लाख रुपीस का होता है। और आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना में फाइनेंसर टाइप्स कौन कौन है? कमर्शियल बैंक्स, रूरल अर्बन कोऑप बैंक्स और NBFC MFI। कोई हाल की पहल इस क्षेत्र में? हाँ, स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। ये किसकी पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेव एंड एंच की, और पार्टनर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए। एक और स्कीम है जन शिक्षण संस्थान। ये नॉन लिटरेट्स के लिए वोकेशनल स्किल्स प्रदान करती है। एज ग्रुप है 15 से 45 इयर्स। अब एजुकेशन सेगमेंट पर आते हैं। PM श्री स्कूल्स की ड्यूरेशन क्या है? PM श्री यानी स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया की ड्यूरेशन 2022-23 से 2027-28 तक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। एक और स्कीम है श्रेयस। इसे कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? श्रेयस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत है। इसमें कई सब स्कीम्स हैं, जैसे फ्री कोचिंग, नेशनल ओवरसीज, नेशनल फेलोशिप, टॉप क्लास एजुकेशन और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFSE में क्या रिफॉर्म्स है? इसमें बोर्ड एग्जाम्स को इजियर बनाने की बात है। मॉड्यूलर एग्जाम्स होंगे और साल में कम से कम 2 बार बोर्ड एग्जाम्स का ऑप्शन होगा। और कोई बड़ा बदलाव? एग्जाम्स अनिवार्य होंगे। चलिए अब वुमेन एम्पावरमेंट पर आते हैं। मिशन शक्ति स्कीम का पर्पस क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत है। इसका पर्पस महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए इंटरवेंशंस को मजबूत करना है। और वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट के प्रोविजंस? इसके तहत लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% सीट्स रिजर्व की गई हैं। और इसका करंट स्टेटस? 2023 में दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा सहमति दी गई। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने PRIs में SC ST महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पहले ही प्रदान किया था। नई चेतना 4.0 कैंपेन के बारे में कुछ और बताइए। इसकी लीड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट DNRLM के तहत। ड्यूरेशन और फोकस क्या है? ड्यूरेशन 23 दिसंबर 2025 तक है और फोकस जेंडर इक्वालिटी, वुमेन लेड डेवलपमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस पर है। इसका अप्रोच कैसा है? मल्टी मिनिस्ट्रियल अप्रोच है, जिसमें 11 मंत्रालयों से ज्वाइंट एडवाइजरी जारी हुई है। अब आते हैं इकोनॉमिक इंडिसेस एंड स्टैटिस्टिक्स पर अक्टूबर 2015 के डेटा के साथ। IIP का क्या हाल है? IIP का बेस ईयर 2011-12 है। कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स 162.4 पर था। टॉप परफॉर्मर्स कौन थे? फर्टिलाइजर्स +7.4% और स्टील +6.7%। और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? CPI इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, जिसे RBI इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए यूज करता है। अक्टूबर की रीडिंग क्या थी? 0.25%, जो जैन 2012 के बाद से हिस्टोरिक लो है। इसकी वजह? फूड इन्फ्लेशन जो -5.02% थी। फूड का वेट बास्केट में 40% है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI? अक्टूबर में WPI रीडिंग -1.21% थी, जो 27 मंथ लो है। मेजर डिक्लाइंस कहां दिखे? वेजिटेबल्स में -35% और पल्सेस में -16.5%। मॉस्पी के जेंडर इंडिकेटर्स में क्या शामिल है? इसमें एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट, ओन अकाउंट वर्कर्स बाय सेक्स और हाउसहोल्ड्स यूजिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। अब गवर्नमेंट और नेशनल पॉलिसीज की बात करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम 30 डेज का है। और फास्ट ट्रैक 48 आवर्स अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी का हो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस रिन्यूएबल सोर्सेज से क्लीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। इससे फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा। अब कुछ की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड मिशंस को लिस्ट करते हैं। इनाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो APMC मंडीज को नेटवर्क करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल टेस्टिंग और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। NMSA, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर फोकस। PMKSY और PMPRNM। PMKSY इरिगेशन एफिशिएंसी में सुधार के लिए है और PMPRNM स्कीम प्लांट बेस्ड मटेरियल्स को बढ़ावा देने के लिए। अब आते हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 पे, जो नेशनल मिल्क डे पर जारी हुए। जी, ये डेटा मार्च 2024 से फेब 2025 तक का है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हम कहां हैं? ग्लोबल रैंक फर्स्ट। प्रोडक्शन 247.87 मिलियन टन रहा, +3.58% ग्रोथ के साथ।
टॉप 5 स्टेट्स हैं यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। एक प्रोडक्शन, ग्लोबल रैंक 2, प्रोडक्शन 149.11 बिलियन एग्स प्लस 4.44% ग्रोथ के साथ। टॉप 3 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। और मीट प्रोडक्शन, ग्लोबल रैंक 4th, प्रोडक्शन 10.50 मिलियन टन रहा प्लस 2.46% ग्रोथ के साथ। टॉप 5 स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना। वूल प्रोडक्शन के बारे में क्या? प्रोडक्शन 34.57 मिलियन केजी रहा प्लस 2.63% ग्रोथ के साथ। टॉप प्रोड्यूसर है राजस्थान, लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ। अब इंटरनेशनल ट्रेड और जीडीपी पर बात करते हैं। इंडिया यूएई सीपा का क्या असर रहा? बायलैटरल ट्रेड FY 24-25 में USD 100.06 बिलियन रहा, जो 19.6% की ग्रोथ है। इंडिया नेपाल ट्रांजिट ट्रीटी में क्या नया है? कोलकाता जोगबानी बिराटनगर रूट को एनहांस किया गया है। और इंडिया कनाडा टाइज? क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी में सप्लाई चेन पर फोकस है। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या हैं FY 25-26 के लिए? इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी बना हुआ है। प्रोजेक्शंस की बात करें तो IMF का 6.6%, RBI का 6.8% और इंड्रा, क्रिसिल, मूडीज का 7.0% है। लेकिन एक्चुअल Q2 डेटा तो ज्यादा था। हाँ, एक्चुअल Q2 FY 25-26 ग्रोथ 8.2% रही, जो 6 क्वार्टर हाई है। SBI रिसर्च का अनुमान है कि ये 7.5% या उससे ज्यादा रहेगी। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, टॉप 5 सोर्सेज कौन है? 2024-25 में टॉप 5 है USA 20%, सिंगापुर 14.3%, मॉरिशस 13.3%, UK 11.2% और नेदरलैंड्स 9%। और लार्जेस्ट सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग 48.4% के साथ। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की क्या स्थिति है? नवंबर 14, 2025 को टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स USD 692.576 बिलियन थे। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स USD 562.29 बिलियन है और गोल्ड USD 106.857 बिलियन। भारत की ग्लोबल मेंबरशिप्स के बारे में कुछ बताइए। इंडिया क्वाड का सदस्य है लेकिन नाटो का सदस्य नहीं है। और यूनेस्को साइट्स? नंदा देवी, वेस्टर्न घाट, चोला टेम्पल्स और धौलावीरा, ये सभी कंफर्म्ड साइट्स हैं। कुछ की पोजीशंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और SBI चेयरमैन श्रीनिवासुलु सेट्टी। और RBI का मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या है? ईजिंग मोड में है। रिपो रेट 5.5% है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का आंकड़ा क्या कहता है? अक्टूबर 31, 2025 को 80.21% था, जो कंफर्ट लिमिट को ब्रीच कर गया है। चलिए अब एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन राउंड करते हैं। मुख्य संख्यात्मक डेटा दोहराते हैं। जरूर। PM किसान टोटल ट्रांसफर 3.70 लाख करोड़ रुपए। PMJDY बेनिफिशियरीज 56.85 करोड़। CGSC 20,000 करोड़ रुपए। मिल्क प्रोडक्शन फॉर 24-25 247.87 मिलियन टन्स। इंडिया UAE ट्रेड USD 100.06 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व्स USD 692.576 बिलियन। PMJAY कवरेज 5 लाख रुपए। और PSL एजुकेशन लोन थ्रेशोल्ड 23 लाख रुपीस। ये हिस्सा क्विक फैक्ट चेकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अंत में परीक्षा की रणनीति पर बात करते हैं। प्रश्नों का वितरण कैसा रहता है? फैक्चुअल रिकॉल मतलब नंबर्स, ईयर्स, नेम्स का वेटेज सबसे ज्यादा है 35-40%। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग दोनों का 20-25% ईच। तो स्कीम बेस्ड प्रश्नों के लिए कुछ की स्टडी टिप्स? हमेशा लॉन्च डेट, इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री और टारगेट बेनिफिशियरीज पर ध्यान दें। फाइनेंशियल पैरामीटर्स जैसे लोन अमाउंट्स, सब्सिडी रेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एज, सोशल ग्रुप्स, इनको याद रखें। और रिवीजन स्ट्रेटजी पर अंतिम सलाह? 70% प्रश्न सेक्शंस 1-10 से आते हैं, मतलब स्कीम्स, FI, रूरल डेव, सोशल, इको इंडिसेस, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करें। सेक्शंस 11-12 कॉन्टेक्स्ट के लिए 20% और सेक्शंस 13-16 स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के लिए 10% महत्वपूर्ण है। ये वाकई एक बहुत विस्तृत विश्लेषण था। हमने नवंबर महीने के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को कवर किया है। अंत में एस्पायरेंट्स के लिए एक विचार, सिर्फ तथ्यों को याद करने के बजाय इन स्कीम्स के बीच के अंतर संबंधों को समझने की कोशिश करें। सोचें कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन PMJDY, रूरल डेवलपमेंट MGNREGDA NRLM को सीधे प्रभावित करता है, या कैसे स्किल डेवलपमेंट PM विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। ये डीपर अंडरस्टैंडिंग न केवल परीक्षा में मदद करेगी बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण भी विकसित करेगी। इस पर विचार करें। अक्टूबर 2025 की इकोनॉमिक स्टोरी काफी दिलचस्प है। जी बिल्कुल। एक तरफ ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स के शानदार आंकड़े हैं जो एक मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की कुछ चिंताएं भी हैं। आज हम नाबार्ड ग्रेड A और UPSC जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस को समझेंगे। बिल्कुल, आज हम सिर्फ फैक्ट्स को लिस्ट नहीं करेंगे बल्कि उनके बीच के कनेक्शंस को भी जोड़ेंगे, जैसे RBI के पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कैसे अफेक्ट कर रही हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स का ग्राउंड लेवल इंपैक्ट क्या है। हमारा मकसद है कि जब इन डेटा पॉइंट्स को देखें तो एक पूरी क्लियर पिक्चर नजर आए। तो चलिए सबसे बड़े खिलाड़ी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं। अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.50% पर अनचेंज रखा गया है। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है। एक तरफ हम 6.8% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो पर है, ऐसे में RBI अभी भी न्यूट्रल क्यों है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। RBI का ये न्यूट्रल स्टैंस एक तरह की सावधानी है। उनका मानना है कि डोमेस्टिक नंबर्स भले ही अच्छे हैं लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है।
इसलिए वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। मतलब वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ग्रोथ सस्टेनेबल हो, ना कि सिर्फ एक टेम्परेरी स्पाइक। एग्जैक्टली। और ग्रोथ रेट प्रोजेक्शंस की बात करें तो आरबीआई ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इसे बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। हाँ, ये हेडलाइन नंबर बहुत मजबूत है, लेकिन अगर हम इसे क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। फर्स्ट क्वार्टर में एक्चुअल ग्रोथ 7.8% थी, लेकिन आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि Q2 में ये 7.0%, Q3 में 6.4% और Q4 में 6.2% तक स्लो डाउन हो जाएगी। इसका मतलब है कि इकोनॉमी थोड़ी कूल ऑफ हो रही है। जी, जो शायद इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी भी है। अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भी प्रोजेक्शन 6.6% पर है, जो दिखाता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग बनी रहेगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस 6.8% की ग्रोथ के पीछे की ताकत क्या है? व्हाट्स ड्राइविंग आवर इकोनॉमी? इसके मुख्य रूप से 5 ड्राइवर्स हैं। पहला, स्ट्रांग डोमेस्टिक कंजम्पशन। दूसरा, प्राइवेट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी। तीसरा, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का असर दिखना शुरू हो गया है। चौथा, बेहतर क्रेडिट फ्लो। और पांचवां, अच्छा मॉनसून परफॉर्मेंस, जिससे रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है। आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया। सितंबर 2025 के आंकड़े तो अनबिलीवेबल लगते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन यानी सीपीआई सिर्फ 1.54% पर आ गई है। ये 8 साल का लो है। क्या ये सस्टेनेबल है? ये वाकई एक बड़ा आंकड़ा है और इसका मेन रीजन है फूड प्राइसेस में -1.4% का कॉन्ट्रैक्शन। मतलब खाने पीने की चीजें पिछले साल से भी सस्ती हो गई। जी, आरबीआई का अनुमान है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सीपीआई 2.6% के आसपास रहेगी, जो उनके टारगेट के अंदर है। लेकिन इसमें एक चिंता की बात भी छिपी है। क्या? पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन WPI भी सिर्फ 0.13% पर है, क्योंकि फ्यूल एंड पावर और प्राइमरी आर्टिकल्स की कीमतें गिरी हैं। मतलब इन्फ्लेशन की चिंता फिलहाल कम है, जिससे आरबीआई को ग्रोथ पर फोकस करने की गुंजाइश मिल रही है। अच्छा, एक्सटर्नल फ्रंट पर क्या स्थिति है? करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आंकड़े कैसे हैं? एक्सटर्नल फ्रंट भी काफी मजबूत दिख रहा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD जीडीपी का सिर्फ 0.2% रह गया है। ये तो बहुत हेल्दी साइन है। बिल्कुल, हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $35.3 बिलियन पर पहुंच गई हैं, जो दुनिया में हाईएस्ट है। और इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI $37.7 बिलियन आया है। टॉप सोर्सेज कौन से देश हैं? टॉप सोर्सेज हैं सिंगापुर, US, मॉरिशस, UAE और नेदरलैंड्स। ये सब तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हुए। बैंकिंग सेक्टर में ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है? लोन और डिपॉजिट ग्रोथ कैसी है? यहाँ भी अच्छी ग्रोथ है। अक्टूबर के डेटा के अनुसार ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ 11.4% रही है और टोटल आउटस्टैंडिंग लोन 192.66 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। और डिपॉजिट ग्रोथ? डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी धीमी 9.9% रही है और टोटल डिपॉजिट्स हैं 240.98 ट्रिलियन रुपए। इस क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए आरबीआई ने हाल ही में 22 इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे IPO फाइनेंसिंग के लिए हायर लिमिट्स और होम इंफ्रा लोन्स पर लोअर रिस्क वेट्स। बैंकों की बात तो हो गई, लेकिन एनबीएफसीज का क्या? इन पर आरबीआई कैसे रेगुलेशन लगा रहा है? बिल्कुल, पास्ट में बड़े एनबीएफसीज के कोलैप्स होने से इकोनॉमी को झटका लगा था। उसी से सबक लेते हुए आरबीआई ने इनके लिए एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन बनाया है। मतलब जितनी बड़ी कंपनी उतने सख्त नियम। इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं? एग्जैक्टली। सबसे नीचे बेस लेयर है, जिसमें लगभग 9000 एंटिटीज हैं। उसके ऊपर मिडिल लेयर में 493 और फिर अपर लेयर में 15 बड़ी कंपनीज। टॉप लेयर अभी भी खाली है। इस पिरामिड में कोई खास नियम है जो इन बड़ी कंपनीज पर लागू होता हो? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अपर लेयर में मौजूद कोई भी अनलिस्टेड कंपनी को 3 साल के अंदर लिस्ट होना कंपलसरी होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो डोमेस्टिक पिक्चर तो काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन क्या यही कहानी हमारे फॉरेन ट्रेड में भी नजर आती है? चलिए नए इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट को देखते हैं, जो 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हुआ है। ये समझौता, जिसे TPA भी कहते हैं, अपनी तरह का पहला है। EFTA में स्विट्जरलैंड जैसे 4 यूरोपियन देश शामिल हैं। इस एग्रीमेंट की सबसे खास बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट को सीधे जॉब क्रिएशन से जोड़ता है। वो कैसे? EFTA देशों ने कमिट किया है कि वे अगले 15 सालों में इंडिया में $100 बिलियन का FDI लाएंगे और 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। $100 बिलियन और 10 लाख नौकरियां, ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इसके बदले में भारत उन्हें क्या ऑफर कर रहा है? भारत अपनी 92.2% टैरिफ लाइंस पर कंसेशंस देगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने मिलेट्स, कैशूज और पल्सेस पर छूट दी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि EFTA देशों को होने वाले हमारे टोटल एग्री एक्सपोर्ट्स का 70% सिर्फ एक प्रोडक्ट है, गुआरगम। और IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रेमवर्क कैसा है? हमने ट्रिप्स लेवल की प्रोटेक्शन दी है, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी सेफगार्ड्स को भी बनाए रखा है। ट्रेड की बात चल रही है, तो भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है? 2024-25 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट 7.1% बढ़ा है, जबकि ग्लोबल ट्रेड सिर्फ 2.5% की रेट से बढ़ा। मतलब हमारा परफॉर्मेंस दुनिया से कहीं बेटर है। बिल्कुल। इसका एक बड़ा हीरो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जहां एक्सपोर्ट में 40.63% का जबरदस्त उछाल आया है। और इसका क्रेडिट सीधे सीधे PLI स्कीम को जाता है? जी हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसी की वजह से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपए का माइलस्टोन पार कर गया है। अगर हम PLI स्कीम के ओवरऑल इंपैक्ट को देखें तो इसने अब तक 1.76 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है और लगभग 12 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं। 12 लाख जॉब्स, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सब्सिडी बेस्ड ग्रोथ है जो सस्टेनेबल नहीं है, और ट्रेड डेफिसिट भी तो बढ़ रहा है। ये एक वैलिड कंसर्न है और नंबर्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सितंबर 2025 में हमारा मर्चेंडाइज डेफिसिट $32.15 बिलियन के 11 मंथ हाई पर पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स में 11.3% की ग्रोथ हुई, जबकि गुड्स एक्सपोर्ट्स सिर्फ 6.7% बढ़े। मतलब हम कम कमा रहे हैं और बाहर से सामान मंगाने पर खर्च ज्यादा कर रहे हैं। सही।
ऊपर से यूएस ने इंडिया के कई आइटम्स पर 50% का टैरिफ रेट लगा दिया है, जिससे एक्सटर्नल प्रेशर और बढ़ गया है। इस बढ़ते इंपोर्ट बिल में एनर्जी यानी ऑयल का कितना बड़ा रोल है? हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की क्या स्थिति है? ऑयल इंपोर्ट हमारे बिल का एक बड़ा हिस्सा है। हमारा टॉप सप्लायर अभी भी रशिया है, जहां से हम रोज 1.75 मिलियन बीपीडी ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन इसमें कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी दिख रहा है। हाँ, यूएस से हमारा इंपोर्ट बढ़कर 540,000 बीपीडी हो गया है, जो 2022 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। साथ ही हम डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दे रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में बीपीसीएल और ऑयल मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से रामायापट्टनम में एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बना रहे हैं। और पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स? हाँ, सिलीगुड़ी से मुगल सराय तक 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। ट्रेड की चुनौतियों से हटकर अब उस सेक्टर की बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, एग्रीकल्चर। सरकार ने पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए एक नया नेशनल पल्सेस मिशन शुरू किया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया दालों का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। इसका टारगेट क्या है? टारगेट है 2030-31 तक पल्स का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन तक पहुंचाना। इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। इस मिशन की सबसे खास बात क्या है जो फार्मर्स को पल्सेस उगाने के लिए इनकरेज करेगी? इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है 100% एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट की गारंटी। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि नैफेड और एनसीसीएफ के जरिए फार्मर्स से तूर, उड़द और लेंटिल्स की पूरी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इससे फार्मर्स को प्राइस फॉल का कोई डर नहीं रहेगा? बिल्कुल। एमएसपी की बात करें तो इस राबी सीजन 2025-26 के लिए भी एमएसपी बढ़ाई गई है। हाँ, सरकार ने प्रोडक्शन कॉस्ट पर एटलीस्ट 109% तक का रिटर्न इंश्योर करने का लक्ष्य रखा है। वीट की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? वीट की एमएसपी में 160 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 2,585 रुपए पर क्विंटल हो गई है। सबसे ज्यादा हाइक लेंटिल्स यानी मसूर की दाल में हुई है, 300 रुपए, जिससे नई एमएसपी 7,000 रुपए पर क्विंटल हो गई है। और सनफ्लावर? सनफ्लावर की एमएसपी में 600 रुपए का इजाफा किया गया है, जो अब 6,540 रुपए है। इसका मकसद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना है। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन के फ्रंट पे क्या हो रहा है? यहाँ भी कई अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। ईनाम, जो एक ऑनलाइन एग्री मार्केट प्लेस है, उस पर 9 नई कमोडिटीज जैसे टी और लैवेंडर ऑयल ऐड की गई हैं। तो अब ई नाम पर टोटल कितनी कमोडिटीज है? अब इस प्लेटफॉर्म पर टोटल 247 कमोडिटीज ट्रेड की जा सकती हैं। इसके अलावा सुंदरबंस के सेमे मॉडल को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है। ये सेमी मॉडल क्या है? यह मैंग्रोव इकोसिस्टम में एक्वाकल्चर का एक सस्टेनेबल मॉडल है, जिसे FAO ने अप्रिशिएट किया है। इस मॉडल से फार्मर्स का प्रॉफिट 100% से भी ज्यादा बढ़ा है। वाटर यूजेज के लिए भी कोई अपडेट है? हाँ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के तहत स्टेट्स को अब और ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। वे अब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के लिए माइक्रो लेवल मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, जिससे वाटर एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एक अनोखी पहल कैमल्स की कंजर्वेशन को लेकर भी हुई है। हाँ, ये एक चिंताजनक विषय है। 1977 के बाद से इंडिया में कैमल पॉपुलेशन में 77% की गिरावट आई है। इसी को रोकने के लिए नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव का एक ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो एक तरफ एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन हमने पहले बात की थी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो हो रहा है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? बिल्कुल। सितंबर 2025 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट IIP सिर्फ 4% रही, जो 3 महीने का लो है। इसी तरह 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ भी 3% पर आ गई। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के प्रोडक्शन में -2.9% की गिरावट। मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन, तेल, बिस्किट। जी, ये रूरल डिमांड में स्लो डाउन का संकेत हो सकता है। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी तो है। हाँ, पॉजिटिव साइड ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी टीवी, फ्रिज, कार जैसी चीजों का प्रोडक्शन 10.2% बढ़ा है और स्टील का प्रोडक्शन 14.1% बढ़ा है। ये दिखाता है कि अर्बन डिमांड और इंफ्रा इन्वेस्टमेंट अभी भी स्ट्रांग है। इस पूरी इकोनॉमिक पिक्चर को शेप करने में गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी। अक्टूबर में 2 बड़े कमीशंस को लेकर कुछ जरूरी अपडेट्स आए। जी, पहला 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसकी अध्यक्ष कौन होंगी? इसकी अध्यक्ष होंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इसकी रिकमेंडेशंस 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इससे 5 मिलियन एम्प्लॉइज और 6.9 मिलियन पेंशनर्स को फायदा होगा। बिल्कुल। दूसरा 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनागरिया हैं, को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 30 नवंबर 2025 तक का एक्सटेंशन दिया गया है। और योजनाओं की बात करें तो PM FME स्कीम जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ी है, उसमें क्या प्रोग्रेस है? PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत अक्टूबर में स्टेट्स को 3,791.1 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉडल पर काम करती है, राइट? जी, ODOP मॉडल पर। इसके तहत स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को 35% की क्रेडिट सब्सिडी दी जाती है और SHGs को 40,000 रुपए का सीड कैपिटल दिया जाता है। इकोनॉमी के ट्रेडिशनल सेक्टर्स से अब फ्यूचर की ओर देखते हैं। टेक्नोलॉजी और डिफेंस में भारत क्या बड़े कदम उठा रहा है? टेक्नोलॉजी, खासकर AI में भारत एक बड़ी लीप ले रहा है। 2025 में इंडिया में AI इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन को पार कर गया है। इसमें मेजर इन्वेस्टर्स कौन है? मेजर इन्वेस्टर्स है गूगल $15 बिलियन, AWS $12.7 बिलियन और TCS $5.7 बिलियन। इसके अलावा साइंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया और UK ने मिलकर रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है। और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या हो रहा है? यहाँ भी 2 बड़ी खबरें हैं। पहला,
1 नवंबर 2025 से नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल DPM 2025 लागू हो गया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और इंडिजिनस प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देना है। और इसका जमीनी असर भी दिख रहा है। 17 अक्टूबर को इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजास MK1A के पहले विमान की डिलीवरी हो गई। बिल्कुल। साथ ही इंडिया और साउथ कोरिया के बीच पहला बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी हुआ, जिसमें हमारे INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। तो ये था अक्टूबर 2025 का एक डिटेल्ड एनालिसिस। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन और बढ़ते फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ सही रास्ते पर है। हाँ, लेकिन ट्रेड डेफिसिट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में स्लो डाउन और रूरल डिमांड जैसी कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि ये सभी आंकड़े आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे लो इन्फ्लेशन RBI को ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए अधिक लीवे देती है, PLI स्कीम एक्सपोर्ट्स तो बढ़ा रही है, लेकिन यह ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम का पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं कर पा रही है। हर पॉजिटिव डेटा पॉइंट के साथ एक चैलेंज जुड़ा है और इसी बैलेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक और भारत AI में $20 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बन रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी इकोनॉमी की नींव आज भी एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज पर टिकी है। तो विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या यह टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक लीप एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देगी, या ये एक नई तरह की इकोनॉमिक डिवाइड पैदा करेगी? इसके लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या होंगे? नमस्कार, सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इस महीने ऐसा लगा जैसे भारत की इकोनॉमी एक साथ एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों पर पैर रखकर चल रही है। एक तरफ तो बड़े बोल्ड पॉलिसी मूव्स हैं जैसे GST 2.0 और यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत के आंकड़े जैसे इन्फ्लेशन और टैक्स कलेक्शंस। कहां तेजी आई और कहां गाड़ी थोड़ी धीमी हुई, चलिए इसका पता लगाते हैं। बिल्कुल। ये महीना पॉलिसी शिफ्ट्स और इकोनॉमिक डेटा के बीच के टेंशन को समझने के लिए परफेक्ट है। एस्पिरेंट्स के लिए हमारा मिशन साफ है, हर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को न सिर्फ जानना बल्कि उसके पीछे का क्यों और आगे क्या समझना। तो चलिए मैक्रो पिक्चर से शुरू करते हैं और फिर एक एक सेक्टर की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले महीने की 10 सबसे बड़ी सुर्खियों पे एक नजर डालते हैं ताकि एक दो बातें साफ हो जाएं। सबसे बड़ा बदलाव रहा GST 2.0 का इंप्लीमेंटेशन 22 सितंबर से, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसी पॉजिटिव मूड को दिखाते हुए फिच ने FY 26 के लिए भारत की GDP फोरकास्ट को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। और ये ऑप्टिमिज्म सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेशनल फ्रंट पर इंडिया FTA ट्रेड डील 1 अक्टूबर से लागू हो रही है। ये यूरोप के साथ हमारा पहला बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें $100 बिलियन की FDI कमिटमेंट भी है। देश के अंदर एग्रीकल्चर में सरकार ने 2030 तक दालों का प्रोडक्शन 34.45 मिलियन टन तक ले जाने के लिए एक नई पल्सेस प्रोडक्शन स्ट्रेटजी लॉन्च की है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। देश का पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च हुआ है, जिसमें 21 फैसिलिटीज हैं जो बायोटेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देंगी। डिफेंस में INS निस्तार, एक डाइविंग सपोर्ट वेसल नौसेना में शामिल हुआ और 97 नए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए 62,370 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और इन सब के साथ राबी कॉन्फ्रेंस हुई, AI इम्पैक्ट समिट 2026 की घोषणा हुई और ई-वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम को भी मंजूरी मिली। ये सुर्खियां दिखाती हैं कि महीना एक्शन पैक था। अब जरा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को करीब से देखते हैं। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक से शुरू करते हैं। GDP ग्रोथ को लेकर इस महीने कई एजेंसीज ने अपने अनुमान दिए हैं और सब करीब 6.5% से 7% के बीच हैं। फिच 6.9% पर सबसे ऑप्टिमिस्टिक है, जबकि S&P 6.5% पर है। दिलचस्प बात यह है कि Q1 FY 26 में हमारी एक्चुअल रियल GDP ग्रोथ 7.8% रही, जो इन अनुमानों से भी ज्यादा थी। सवाल यह है कि क्या यह तेजी बनी रहेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी आया है। अगस्त 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI 2.07% से 2.1% के बीच रहा। ये RBI के 2.6% के कंफर्ट बैंड के अंदर तो है, लेकिन इसमें एक चिंता की बात है। एडिबल ऑयल्स का इन्फ्लेशन 21.2% पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 0.52% पर है, जो 4 महीने का हाई है और 3 महीने बाद पहली बार पॉजिटिव हुआ है। इस हाई ग्रोथ और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन के बावजूद सरकार के टैक्स रेवेन्यू के आंकड़े थोड़े सुस्त क्यों लग रहे हैं? Q1 FY 26 में नॉमिनल GDP ग्रोथ 8.8% रही, जो 10.1% के बजट टारगेट से कम है। और अप्रैल जून में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ा, जबकि नेट टैक्स रेवेन्यू 7.5% गिर गया है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, बाहर से सब अच्छा दिख रहा है, पर अंदरूनी तौर पर सरकार पर फिस्कल कंसोलिडेशन का दबाव है। इसका एक कारण GST 2.0 जैसे बड़े बदलावों से पहले की एडजस्टमेंट पीरियड हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट पर हमारी पोजीशन काफी मजबूत है। 12 सितंबर तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $703 बिलियन थे, जो एक मजबूत दीवार की तरह हैं। लेकिन इसी के साथ एक्सटर्नल डेट भी तो बड़ा है। FY 25 में यह 736.3 बिलियन तक पहुंच गया, जो 7 साल का हाई है। डेट टू GDP रेशियो अब 19.1% है। इसे कैसे समझा जाए? देखिए, इसे पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। हार्ड डेट बढ़ा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ा है। 19.1% का रेशो अभी भी मैनेजेबल रेंज में है। ध्यान देने वाली बात करेंसी कॉम्पोजिशन है। हमारे डेट का 54.2% US डॉलर में है और 31.1% इंडियन रुपी में। रुपी में डेट होने से करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं कोर इंडस्ट्रीज की, जो इकोनॉमी की रीढ़ है। अगस्त 2025 में 6.3% की ग्रोथ दिखी गई।
स्टील प्लस 14.2% और कोल प्लस 11.4% ने इसे लीड किया। लेकिन क्रूड ऑयल माइनस 1.2% और नेचुरल गैस माइनस 2.2% पीछे रह गए हैं। बिल्कुल, और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर क्रेडिट रेटिंग्स की दुनिया से भी अच्छी खबर है। इसे आप देश की फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB स्टेबल आउटलुक पर अपग्रेड किया है, जो 2025 का पहला बड़ा अपग्रेड है। मूडीज ने Baa3 स्टेबल रेटिंग को अफर्म किया है। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत में पैसा लगाना अब और भी सुरक्षित और आकर्षक माना जाएगा। मैक्रो पिक्चर के बाद अब उस महीने के सबसे बड़े पॉलिसी रिफॉर्म पर आते हैं, GST 2.0, जो 22 सितंबर से लागू हुआ। इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल दिया गया है। 12% और 28% के स्लैब्स लगभग हटा दिए गए हैं और अब मुख्य रूप से 5% और 18% के दो रेट हैं। सिन गुड्स पर 40% का स्पेशल रेट है। ये बदलाव कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मकसद सिस्टम को सरल बनाना और आम आदमी पर बोझ कम करना है। आंकड़े देखें, इस नए स्ट्रक्चर के बाद रूरल हाउसहोल्ड्स का 75% से ज्यादा खर्च अब निल या 5% रेट वाली चीजों पर होगा, जो पहले सिर्फ 56% था। अर्बन हाउसहोल्ड्स के लिए ये आंकड़ा 66% हो गया है। हाँ, सरकार को इससे करीब 48,000 करोड़ का नेट फिस्कल लॉस होने का अनुमान है, लेकिन सीमेंट जैसी चीजों को 28% से 18% पर लाना कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। इसी फिस्कल पॉलिसी के तहत एक और बड़ी स्कीम अप्रूव हुई है, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम। 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 6 साल के लिए। इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है सर्कुलर इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। हम ई वेस्ट और पुरानी लाई आयन बैटरी से कोबाल्ट, निकल, लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स निकालेंगे। टारगेट है 70,000 जॉब्स क्रिएट करना और इस सेक्टर में 8,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है। इकोनॉमी और टैक्स रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पर आते हैं। 15-16 सितंबर को न्यू दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका थीम था वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। इसमें नया क्या था? इसमें सबसे नई बात थी कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट को पहली बार सीधे पॉलिसी डिस्कशंस में शामिल करना। ये टॉप डाउन अप्रोच से बॉटम अप अप्रोच की तरफ एक शिफ्ट है, ताकि जमीनी हकीकत पॉलिसी का हिस्सा बन सके। और इसी जमीनी हकीकत को सुधारने के लिए नीति आयोग ने पल्सेस प्रोडक्शन स्ट्रेटजी पर एक रिपोर्ट जारी की है। टारगेट है 2030 तक प्रोडक्शन को 34.45 मिलियन टन तक ले जाना। अभी हम 26.06 MT पर हैं। ये टारगेट कैसे अचीव होगा? स्ट्रैटेजी दो तरफा है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन यानी दालों की खेती का एरिया बढ़ाना, और वर्टिकल एक्सपेंशन यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इसके लिए वन ब्लॉक वन सीड विलेज मॉडल अपनाया जाएगा, जहां लोकल फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोडक्शन के लिए ट्रेन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में दालों पर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस 29% से घटकर 10.4% रह गई है। एग्रीकल्चर में पानी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए एग्रीकल्चर वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च की गई है। इसमें MGNREGA फंड्स का इस्तेमाल कैसे होगा? एक स्मार्ट मूव है। जिन ब्लॉक्स में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, जिन्हें ओवर एक्सप्लॉइटेड कहते हैं, वहां MGNREGA फंड्स का 65% हिस्सा वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स में ये 40% होगा। मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इस्तेमाल एसेट क्रिएशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए किया जा रहा है। एग्रीटेक में भी काफी कुछ हुआ। इंडिया का पहला बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च हुआ है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे आप बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए वी वर्क जैसा समझ सकते हैं, एक शेयर्ड स्पेस जहां उन्हें महंगे इक्विपमेंट और कटिंग एज फैसिलिटीज मिल जाती हैं। इससे इनोवेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाने का है, और ये नेटवर्क उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही APDA ने भारतीय प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो 100 एग्रीटेक स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा। एग्रीकल्चर के बाद अब ट्रेड पर आते हैं। 1 अक्टूबर से इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट यानी टीपा लागू हो रहा है। ये यूरोप के साथ हमारा पहला FTA है। इसमें $100 बिलियन FDI और 1 मिलियन जॉब्स का वादा है, लेकिन अक्सर ऐसे वादे पूरे नहीं होते। इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट और जॉब्स का कमिटमेंट लीगली बाइंडिंग है। EFTA कंट्रीज स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिख्टेनस्टाइन को ये इन्वेस्टमेंट 15 साल के अंदर करना होगा। बदले में इंडिया उन्हें अपने 80-85% गुड्स पर जीरो टैरिफ ऑफर करेगा, जबकि हमारे 99% एक्सपोर्ट्स को EFTA मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ये एक बैलेंस डील है। ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स का अच्छा होना जरूरी है। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा? ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाएगा। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जो कंटेनर्स की रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा। इससे पोर्ट्स पर वेटिंग टाइम कम होगा और बिजनेसेस के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पर। UPI में ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ाई गई हैं। 15 सितंबर से पर्सन टू मर्चेंट P2M ट्रांजैक्शंस के लिए डेली एग्रीगेट लिमिट 10 लाख रुपए कर दी गई है। ये क्यों किया गया? इसका मकसद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जैसे हॉस्पिटल बिल्स, एजुकेशन फीस और इन्वेस्टमेंट्स को UPI के दायरे में लाना है। इससे डिजिटल पेमेंट्स का अडॉप्शन और बढ़ेगा। हालांकि पर्सन टू पर्सन P2P लिमिट 1 लाख रुपए पर ही रखी गई है, ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। सेबी ने भी कैपिटल मार्केट्स में कुछ बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए स्वागत FI फ्रेमवर्क लाया गया है। ये क्या है?
स्वागत FI का मतलब है स्विफ्ट एक्सेस एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करेगा। अभी इसमें कई हफ्ते लगते हैं, जिसे घटाकर 1 हफ्ते तक लाने का लक्ष्य है। इससे भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और तेजी से आएगा। इसी तरह बीमा सुगम इंश्योरेंस पोर्टल भी लॉन्च हुआ, जिसे इंश्योरेंस के लिए यूपीआई कहा जा रहा है। ये एनालॉजी कितनी सही है? बना दिया। वैसे ही बीमा सुगम इंश्योरेंस खरीदने, क्लेम्स फाइल करने और पॉलिसी मैनेज करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा। ये पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरर्स और एजेंट्स सबको एक जगह ले आएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कॉस्ट्स कम होंगी। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। पदूर कर्नाटका में 2.5 MMT कैपेसिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसकी जरूरत क्यों है? इसे आप देश का इमरजेंसी पेट्रोल टैंक समझ सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मैंडेट है कि हर देश के पास कम से कम 90 दिनों का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। हमारा करंट कवरेज सिर्फ 8-9 दिन का है। ये 5,700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 38 आई है, जो 2020 में 48 थी। ये इंप्रूवमेंट क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज सब मिलकर काम कर रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि AI अडॉप्शन अकेला भारत को 8% GDP ग्रोथ टारगेट अचीव करने में 30-35% तक मदद कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट भी होस्ट करेगा। लेबर मार्केट से भी पॉजिटिव खबर आई है। अगस्त 2025 के PLFS डेटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 5.1% पर आ गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंकरेजिंग ट्रेंड पार्टिसिपेशन रेशियोज में है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ी और पॉजिटिव स्टोरी है फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की। ये 30.2% से बढ़कर 32% हो गया है। ये एक सिग्निफिकेंट जंप है और दिखाता है कि ज्यादा महिलाएं अब वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी 55% के पार चला गया है। डिफेंस सेक्टर में इस महीने आत्मनिर्भरता पर जोर रहा। डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कमीशन किया गया, जिसमें 80% इंडिजनाइजेशन है, और 57 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। हाँ, और तेजस मार्क 1A में भी 64% इंडिजिनस कंटेंट होगा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक मेजर प्रोड्यूसर बन रहा है। इसके अलावा अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से टेस्ट किया गया। इसकी खासियत है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्टेट लेवल डेवलपमेंट्स पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश ने 99.30% लिटरेसी रेट के साथ फुल लिटरेसी अचीव कर ली है, और गुजरात का ढोरो विलेज भारत का चौथा फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। ये दोनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेहतरीन उदाहरण हैं। कर्नाटका ने भी एलिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। ये ग्रोथ को बड़े शहरों से बाहर ले जाने की एक अच्छी कोशिश है। अब महीने के आखिर में कुछ जरूरी अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स से हैं। इवेंट्स में सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ, जहां 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। ये भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट्स में भी कुछ बड़े नाम हैं। RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं, IRDI के चेयरमैन अजय सेठ और NSE चेयरपर्सन श्रीनिवास इंजीटी बने हैं, और जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर एक्सटेंड किया गया है। इंटरनेशनल फ्रंट पर नेपाल को सुशीला कार्की के रूप में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है। लेकिन सबसे अनोखी खबर अल्बेनिया से आई, जहां डियला नाम के एक AI डिजिटल अवतार को देश का पहला नॉन ह्यूमन गवर्नमेंट मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ये दिखाता है कि गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का रोल कितना बदल रहा है। और आखिर में स्पोर्ट्स में भी इंडिया के लिए अच्छा महीना रहा। DWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 को न्यू दिल्ली होस्ट करेगा, और आर्चरी में भारत ने मेंस कंपाउंड में अपना पहला गोल्ड जीता। अंत में एस्पिरेंट्स के लिए क्विक रिवीजन के तौर पर इस महीने के सबसे क्रिटिकल फैक्ट्स को दोहरा लेते हैं। FY26 GDP फोरकास्ट फिच के अनुसार 6.9%, अगस्त का रिटेल इन्फ्लेशन 2.07%, और फॉरेक्स रिजर्व्स $703 बिलियन। GST 2.0 की इफेक्टिव डेट सितंबर 22, 2025। पल्सेस प्रोडक्शन का 2030 टारगेट 34.45 MT। EFTA डील में FDI कमिटमेंट $100 बिलियन। तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर 97 एयरक्राफ्ट के लिए 62,370 करोड़ रुपीस, और अगस्त का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1%। तो ये था सितंबर 2025 का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। हमने देखा कि इकोनॉमी में मैक्रो इंडिकेटर्स मजबूत हैं, एग्रीकल्चर और ट्रेड में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। और एस्पिरेंट्स के लिए सोचने वाला सवाल ये है, जो इन सभी डेवलपमेंट्स को आपस में जोड़ता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे AI और UPI, GST 2.0 जैसे फिस्कल रिफॉर्म्स, और इंडिया EFT TPA जैसे नए ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सब मिलकर आने वाले दशक में भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे शेप करेंगे, ये एक बड़ा पॉलिसी पजल है।
नमस्कार। अगस्त 2025 की सुर्खियां देखें तो एक तरफ भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान दिखती है, मतलब गहरे समंदर में गोते से लेकर अंतरिक्ष तक। और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़े एक ज्यादा सतर्क कहानी कहते हैं। तो आज हम इन्हीं दो कहानियों के बीच का सच जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल, हम सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है पर भी बात करेंगे। चलिए तो 10 सबसे बड़ी सुर्खियों से शुरू करते हैं। फर्स्ट, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसका आउटले है 1 लाख करोड़ रुपए और लक्ष्य है 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना। दूसरा, रिटेल इन्फ्लेशन 1.55% पर, जो 8 साल का निचला स्तर है। और तीसरा, डिफेंस प्रोडक्शन, जिसने FY 2024-25 में 1.51 लाख करोड़ का एक नया रिकॉर्ड बनाया। फोर्थ, डीप ओशन मिशन में 5002 मीटर्स का नया भारतीय एक्वानॉट डाइव रिकॉर्ड। फिफ्थ, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमागिरी को कमीशन किया गया। प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस भाषण जो 103 मिनट का था, अब तक का सबसे लंबा। सेवेंथ, जन विश्वास बिल 2.0 जो ईज ऑफ बिजनेस के लिए 355 प्रोविजंस में संशोधन का प्रस्ताव करता है। गुजरात में सीजी सेमी ओसैट फैसिलिटी, एक 7,600 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट। नाइन्थ, RBI का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स बढ़कर 493.22 पर पहुंच गया। और 10th, इंडिया जापान पार्टनरशिप, जिसके तहत JPY 10 ट्रिलियन के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वादा है। तो ये सुर्खियां महीने के प्रमुख विषयों की रूपरेखा तैयार करती हैं: रोजगार सृजन, आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भर रक्षा और तकनीकी प्रगति। चलिए अब इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ और इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो जुलाई 2025 के हैं। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब CPI 1.55% पर है। ये जून 2017 के बाद सबसे कम है, मतलब ये लगातार 9वें महीने की गिरावट हुई। बिल्कुल, और ये RBI के 2 से 6% के कंफर्ट बैंड से काफी नीचे है। अगर हम इसका ब्रेकडाउन देखें तो फूड इन्फ्लेशन -0.8% पर है, नेगेटिव में। हाँ, जिसमें वेजिटेबल्स -21% और पल्सेस -14% है, और कोर इन्फ्लेशन भी घटकर 4.1% पर आ गया है, जो RBI के 4% टारगेट के काफी करीब है। तो जहां इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, वहीं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट में कुछ भिन्नता दिख रही है। सही कहा। SBI रिपोर्ट FY 26 के लिए 6.3% का अनुमान लगाती है, जबकि RBI का अनुमान 6.5% पर बरकरार है। इस अंतर की वजह क्या हो सकती है? देखिए, प्राइवेट कैपेक्स का कमजोर रहना और क्रेडिट ग्रोथ का 10% तक धीमा होना एक चिंता का विषय है। लेकिन SME क्रेडिट में 21.8% की YOY वृद्धि एक सकारात्मक संकेत भी है। बिल्कुल, वो एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं RBI मॉनेटरी पॉलिसी की। अगस्त में MPC ने रेपो रेट को 5.50% पर अपरिवर्तित रखा है और स्टैंस न्यूट्रल है। RBI ने अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को भी रिवाइज किया है। हाँ, FY 25-26 के लिए इसे 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया है, जो घटती फूड इन्फ्लेशन को दिखाता है, पर ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.5% पर ही बनाए रखा है। RBI के इनिशिएटिव्स में एक बड़ा कदम लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का रिव्यू भी है। इसमें प्रस्ताव है कि 14-डे वेरिएबल रिपो की जगह वीकली ऑपरेशंस को मुख्य टूल बनाया जाए। और वेटेड एवरेज कॉल रेट यानी WACR को ऑपरेटिंग टारगेट बनाए रखने की बात है। ये WACR क्या है? WACR वो औसत ब्याज दर है जिस पर बैंक एक दूसरे को ओवरनाइट उधार देते हैं। RBI चाहता है कि ये दर रिपो रेट के आसपास ही रहे। तो इसका उद्देश्य लिक्विडिटी को बेहतर ढंग से मैनेज करना है। हाँ, और वॉलेटिलिटी को 50 BPS कॉरिडोर के भीतर सीमित करना है। आम निवेशकों के लिए भी एक पहल है, रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रेजरी बिल्स SIP फीचर। जी, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे सरकारी प्रतिभूतियों में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आसान हो जाएगा। फॉरेक्स और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अगस्त 1 तक फॉरेक्स रिजर्व $688.9 बिलियन थे, जिसमें $9.3 बिलियन की साप्ताहिक गिरावट आई और रुपये में भी 1.18% की गिरावट देखी गई। ये गिरावट क्यों हुई? यह गिरावट मुख्य रूप से US टैरिफ अनिश्चितता के बीच RBI द्वारा रुपये को संभालने के कारण थी। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला और SMBC को येस बैंक में 24.99% तक स्टेक खरीदने की मंजूरी मिली। और सबसे अहम, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला, जो 11 साल में पहली बार किसी बैंक को दिया गया है। क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आते हैं। मार्च 2025 तक डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 493.22 पर पहुंच गया। मार्च 2018 में इसका बेस 100 था, मतलब लगभग 5 गुना वृद्धि। ये तो UPI एडॉप्शन और रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता को दिखाता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के भी 11 साल पूरे हो गए हैं। इसके आंकड़े क्या कहते हैं? अब 56.16 करोड़ खाते हैं और उनमें 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। एक और बड़ा अपडेट SV निधि स्कीम से जुड़ा है। इसे मार्च 31, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। हाँ, और लोन अमाउंट्स को भी बढ़ाया गया है। फर्स्ट ट्रांच 15,000 रुपीज, सेकंड 25,000 और थर्ड 50,000। अब टैक्स एंड गवर्नमेंट फाइनेंस की बात करते हैं। जुलाई 2025 का ग्रॉस GST कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रहा। इसमें 7.5% की YOY ग्रोथ है, लेकिन नेट डोमेस्टिक GST ग्रोथ केवल 1.7% थी। इतना बड़ा अंतर क्यों? इसका कारण डोमेस्टिक रिफंड्स में 117% की वृद्धि है। और इसी को ठीक करने के लिए GST स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। हाँ, स्लैब्स को 1%, 5%, 18% और 40% जो सिन गुड्स के लिए है, उसमें बदलने की योजना है। मतलब 12% और 28% स्लैब्स की ज्यादातर वस्तुएं 5% और 18% में चली जाएंगी। जी, इसका रेवेन्यू इंपैक्ट महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 18% स्लैब अकेले 67% GST रेवेन्यू देता है। और PAN 2.0 प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट LT माइंडट्री को मिला है। इसका उद्देश्य टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को मॉडर्नाइज करना है। अर्थव्यवस्था की इस बड़ी तस्वीर से अब सीधे आते हैं रोजगार के आंकड़ों पर।
पर जुलाई 2025 में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 5.2% हो गया है। रूरल रेट 4.4% और अर्बन 7.2% है। इसमें दिलचस्प बात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब LFPR की है। हाँ, ओवरऑल LFPR 41.4% है, लेकिन फीमेल LFPR 24.5% से बढ़कर 25.5% हो गया है, जो एक बहुत सकारात्मक रुझान है। और 15 अगस्त को एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई। 1 लाख करोड़ रुपए का आउटले और 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। इस योजना के 2 भाग हैं। हाँ, पार्ट ए में फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को 15,000 रुपए की DBT सहायता मिलेगी और पार्ट बी में एम्प्लॉयर्स को प्रति एम्प्लॉय 3,000 रुपए का मंथली इंसेंटिव मिलेगा। ये वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन और EPFO रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देगा। पॉपुलेशन ट्रेंड्स में भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 1.91 है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। लेकिन स्कूल एनरोलमेंट के आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। वो कैसे? 2024-25 में 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन में 24.93 लाख की गिरावट आई है। और क्लासेस 1 से 12 में कुल नामांकन 24.69 करोड़ है, जो 2018-19 के बाद सबसे कम है। हालांकि GER और ड्रॉप आउट रेट्स में सुधार हुआ है, पर यह गिरावट ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब रुक करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का। बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज जो आयरन इनरिच्ड हैं, वो भारतीय बाजार में आ रहे हैं। हाँ, और आगरा के पास इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP का एक केंद्र भी स्थापित किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC में भी एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में KCC अकाउंट्स की संख्या में 1.8% की कमी आई है, जबकि आउटस्टैंडिंग लोन्स 2.2% बढ़े हैं। इसका मतलब है कि किसान अब कोऑपरेटिव बैंक्स और NBFCs की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ICRI SAT और ICAR ने AI पावर्ड एग्रोमेट एडवाइजरी की पहल की है। ये हाइपर लोकल फोरकास्ट्स प्रदान करेगी। जी, और फिशरी सेक्टर में पुदुचेरी के कराईकल में एक फिशरीज प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है 348.89 करोड़ रुपए की लागत से। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY के तहत है। स्पेशल इनिशिएटिव्स में PDS ऑप्टिमाइजेशन के लिए अन्ना चक्र टूल 30 राज्यों में लागू किया गया है, जिससे सालाना 250 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। और एनिमल वेटनरी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जो एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंकिंग पर केंद्रित हैं, और एक नेशनल वेटनरी ब्लड बैंक नेटवर्क NVBBN की भी योजना है। अब आते हैं ट्रेड और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स पर। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAU के बीच FTA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2024 में EAU के साथ भारत का व्यापार $69 बिलियन था। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स में इंडिया जापान संबंध प्रमुख रहे। 10 साल के जॉइंट विजन के तहत जापान ने अगले दशक में JPY 10 ट्रिलियन के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। ये निवेश किन क्षेत्रों में होगा? इसमें सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, AI और लूनर एक्सप्लोरेशन, जिसमें इसरो JAXA सहयोग करेंगे, जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और इंडिया फिलीपींस के साथ भी पहली बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें डिफेंस, स्पेस कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर MOUs शामिल हैं। अब साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हैं। डीप ओशन मिशन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। जतिंदर पाल सिंह ने 5200 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। ये भारत के भविष्य के मत्स्य 6000 सबमर्सिबल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और गगनयान मिशन का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-1 भी सफल रहा। ये पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम को वैलिडेट करता है। सही। टेक्नोलॉजी और AI में नासा ने IBM के साथ मिलकर नासा सूर्या मॉडल विकसित किया है, जो सोलर फ्लेयर्स का पूर्वानुमान लगा सकता है। दूसरी तरफ मेटा और गूगल क्लाउड के बीच $10 बिलियन की डील हुई है। भारत की बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2024 में ये $165.7 बिलियन तक पहुंच गई है, और 2030 तक $300 बिलियन का लक्ष्य है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी 6 आदिवासी भाषाओं के अनुवाद के लिए आदिवानी ऐप का बेटा वर्जन जारी किया है। और वेस्टर्न घाट्स और मिजोरम में डैम्स फ्लाई, रेन स्नेक और क्रैब की नई प्रजातियों की खोज हुई है। ये बायो इंडिकेटर्स के रूप में महत्वपूर्ण है। हाँ, ये उस क्षेत्र की इकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बताती हैं। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर पर। प्रोजेक्ट 17A के तहत 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमागिरी को कमीशन किया गया है। इनमें 75% इंडिजिनस कंटेंट है। डिफेंस प्रोडक्शन ने FY 2024-25 में 1,50,590 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर छुआ है, जो पिछले साल से 18% अधिक है। और डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी 23,622 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचे। ये आत्मनिर्भर भारत की प्रगति को दिखाता है। बिल्कुल। मिसाइल टेस्ट में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और ये MIRV कैपेबिलिटी से लेस है। ये MIRV क्या है? MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक ही मिसाइल कई वॉरहेड्स ले जाकर अलग अलग टारगेट्स पर गिरा सकती है। DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का भी सफल परीक्षण किया। और भारत सुदर्शन चक्र नाम का एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पर्सोनेल में CISF ने अपनी पहली ऑल वुमेन कमांडो यूनिट की घोषणा की है, जिसमें 30 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट्स पर आते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में जन विश्वास बिल 2.0 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य 288 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करना है। और ओवरसीज सिटीजन OCI रिवोकेशन रूल्स को भी संशोधित किया गया है। जी,
इंफ्रास्ट्रक्चर में दो बड़ी उपलब्धियां हैं। फर्स्ट, रुद्राक्षा फ्रेट ट्रेन, जो 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी के रूप में सफल ट्रायल रन पूरा किया। और सेकंड, गुजरात के सानन में सीजे सेमी ओएसएट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। ये फैसिलिटी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग करेगी। बिल्कुल, जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। स्टेट डेवलपमेंट्स में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट स्थापित किया गया है। और महाराष्ट्र का सतनावरी गांव भारत का पहला पायलट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बन गया है। इंटरनेशनल लेवल पर केन्या स्लीपिंग सिकनेस को खत्म करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। और मोल्दोवा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य बना। अंत में कुछ सोशल मेट्रिक्स। जुलाई 2025 में FAO फूड प्राइस इंडेक्स 130.1 पॉइंट्स पर था और न्यूमियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत की ग्लोबल रैंक 67 है, जिसमें मैंगलोर सबसे सुरक्षित भारतीय शहर है। जी। तो अगस्त 2025 की ये समीक्षा दिखाती है कि भारत आर्थिक सुधार, रक्षा आत्मनिर्भरता और तकनीकी नवाचार के मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन, चाहे वो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना हो या स्वानिधि और डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स जैसी पहलों का विस्तार, एक अधिक औपचारिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है। ये सब सुनने के बाद एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, जिस तरह से AI पावर्ड एडवाइजरी कृषि में, डिजिटल टूल्स PDS में और बायोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य में प्रवेश कर रही हैं, क्या भारत की पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इन आधुनिक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के बीच का तालमेल अगले दशक में खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय की परिभाषा को पूरी तरह बदल देगा? इस पर सोचने की जरूरत है। आज हम जुलाई 2025 के सबसे जरूरी RBI बैंकिंग और इकोनॉमी से जुड़े अपडेट्स पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, और ये एनालिसिस खास तौर पर नाबार्ड और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए है। हमारा लक्ष्य है कि कम समय में सबसे सटीक और जरूरी जानकारी मिल सके। हम हर टॉपिक को एग्जाम के नजरिए से देखेंगे, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर पर उनका असर। तो शुरू करें RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से। राइट, तो RBI की ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या FSR आ गई है। रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ का एक की ड्राइवर बनी हुई है। हाँ, और गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी यही कंफर्म किया है। ग्रोथ मोमेंटम मजबूत है, जिसे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का सहारा है। और ये मजबूती सिर्फ ओवरऑल इकोनॉमी में नहीं, बैंकिंग सिस्टम में भी साफ दिख रही है। बैंकों के पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स हैं, NPAs मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। बिल्कुल, स्ट्रेस टेस्ट्स भी यही बताते हैं कि अगर हालात मुश्किल भी हो जाएं, तब भी हमारे बैंक्स और NBFCs कह सकते हैं कि वेल कैपिटलाइज्ड रहेंगे। ये सुनना तो रीशोरिंग है, लेकिन नाबार्ड एस्पिरेंट के नजरिए से देखें तो एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम का एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा और बहुत पॉजिटिव मतलब है। देखिए, फर्स्ट, एक सेहतमंद बैंक एग्रीकल्चरल सेक्टर को ज्यादा क्रेडिट दे सकता है क्योंकि उनकी खुद की बैलेंस शीट मजबूत है। एग्जैक्टली। सेकंड, लो NPAs का मतलब है बेहतर रिकवरी रेट्स, जो रूरल क्रेडिट की सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा है। और थर्ड, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के साथ मिलकर ये एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट ग्रोथ को एक मजबूत सपोर्ट देता है। अंडरस्टूड। तो बैंकिंग सिस्टम की सेहत से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उसकी सिक्योरिटी की। साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड से लड़ने के लिए RBI ने एक एडवाइजरी जारी की है। हाँ, फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर यानी FRI को अपनाने के लिए। इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT ने डेवलप किया है। और ये एक बहुत जरूरी टूल है। इसका काम है मोबाइल नंबर्स को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के आधार पर असेस करना और उन्हें मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क में क्लासिफाई करना। और इसके लिए ये I4C और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेटा का इस्तेमाल करता है। जी, इससे बैंकों को रियल टाइम में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक, डिले या कम से कम फ्लैग करने में मदद मिलेगी। और ये फोन पे और पेटीएम जैसे UPI प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटीग्रेटेड है। लेकिन सवाल फिर वही है, इसका एग्रीकल्चरल रेलेवेंस? इसकी एग्रीकल्चरल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। सोचिए, PM किसान जैसी स्कीम्स के तहत जो डिजिटल ट्रांसफर्स होते हैं, ये टूल उन्हें सिक्योर करता है। अच्छा। सेकंड, जो किसान ई-पेमेंट से अपनी फसल बेचते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस को साइबर फ्रॉड से बचाता है। और थर्ड, ये रूरल एरियाज में डिजिटल पेमेंट्स में भरोसा बढ़ाएगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। और भरोसे की बात हुई है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड का भरोसा भी भारत पर बढ़ रहा है। अगला अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहां ताइवान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक CTBC बैंक एक IFSC बैंकिंग यूनिट या IBU स्थापित कर रहा है। और सिर्फ CTBC ही नहीं, टाइपे, फूबॉन बैंक और मशरिक बैंक जैसे कई और फॉरेन बैंक्स भी गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं। इससे गिफ्ट सिटी में IBUs की संख्या बढ़कर 31 हो गई है और उनका क्यूमुलेटिव एसेट बेस मार्च 2025 तक $88.5 बिलियन पहुंच गया है। ये आंकड़े तो दिखाते हैं कि गिफ्ट सिटी एक मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बन रहा है। एस्पिरेंट्स के लिए इसका की टेकअवे क्या है? एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से देखिए, गिफ्ट सिटी में मौजूद ये IBUs एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग और ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज देते हैं। मतलब स्पाइसेस, कॉटन जैसी कमोडिटीज की ट्रेडिंग आसान हो जाती है। बिल्कुल, और एग्रीकल्चरल कंपनीज गिफ्ट सिटी के जरिए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को भी एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस की बात चल रही है तो एक और बड़ी खबर है ESG फाइनेंसिंग से जुड़ी। HSBC नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से एग्जिट करने वाला पहला UK बैंक बन गया है। हाँ, और ये फैसला पॉलिटिकल, लीगल और स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स के चलते लिया गया है। US और कैनेडियन बैंक्स ने भी ऐसा ही किया था। हालांकि HSBC ने कमिट किया है कि वो 2025 के अंत तक अपनी नेट जीरो ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी को इंडिपेंडेंटली अपडेट करेंगे। पर यह घटना ESG फाइनेंसिंग के बढ़ते इंपॉर्टेंस को दिखाती है। नाबार्ड के लिए इसका मतलब है कि बैंक्स के नेट जीरो कमिटमेंट्स उनकी एग्रीकल्चरल क्रेडिट पॉलिसीज को प्रभावित करेंगे। हाँ, केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर की फाइनेंसिंग पे असर पड़ सकता है और दूसरी तरफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अडॉप्शन और ग्रीन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कंडीशंस के जरिए बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब इंटरनेशनल फाइनेंस से हटकर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर आते हैं।
जून 2025 में इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 1.7% रही। जो 3 मंथ हाई तो है, लेकिन जून 2024 के 5% ग्रोथ से काफी कम है। इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स थे स्टील 9.3% और सीमेंट 9.2%। पर कोल -6.8%, क्रूड ऑयल -1.2% और इलेक्ट्रिसिटी -2.8% जैसे सेक्टर्स में कंट्रैक्शन देखा गया। तो एग्रीकल्चर पर इसका असर भी मिला जुलाई होगा। एकदम दो तरफा असर है। पॉजिटिव साइड पर स्टील ग्रोथ से एग्रीकल्चरल मशीनरी और सीमेंट ग्रोथ से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चेक डैम्स और स्टोरेज फैसिलिटीज को सपोर्ट मिलता है। और नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड पर कोल और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में स्लो डाउन से फार्म मैकेनाइजेशन और इरिगेशन पंप्स की कॉस्ट बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक और बड़े माइलस्टोन की बात करते हैं। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी ने 8 साल पूरे कर लिए और FY 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस 22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंचे हैं। ये नंबर्स इंप्रेसिव हैं। एवरेज मंथली रेवेन्यू 95,000 करोड़ रुपीस से बढ़कर 1.84 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन जून 2025 में ग्रोथ डिप होकर 6.2% पर आ गई, जो 4 ईयर लो है। इसका कारण जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और वीकेंड कंज्यूमर सेंटिमेंट बताया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिए जीएसटी इन 8 सालों का बिलान क्या रहा? फायदे ज्यादा हैं या इस स्लो डाउन का असर भारी है? एग्रीकल्चर के लिए जीएसटी के 2 पहलू हैं। फर्स्ट, फायदे। इसने इंटरस्टेट टैक्स बैरियर्स हटाकर सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाया है, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स 33% तक कम हुए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट से एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी फायदा होता है। बिल्कुल, और 40 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन से छोटे एफपीसीज को मदद मिलती है। लेकिन स्लो डाउन का इंप्लीकेशन है वीकर रूरल कंजम्पशन डिमांड, एग्रीकल्चरल इनपुट सेल्स में कमी और एग्री बिजनेस सेंटिमेंट में थोड़ी सावधानी। चलिए अब मैक्रो आउटलुक पर नजर डालते हैं। सीआईआई ने FY 26 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.4% से 6.7% प्रोजेक्ट की है। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, फेवरेबल मॉनसून और आरबीआई द्वारा CRR और इंटरेस्ट रेट कट्स जैसे फैक्टर्स हैं। राइट, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट CRR कट से बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ इंजेक्ट किए हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है रिटेल इन्फ्लेशन पर। जून 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन गिरकर 2.10% पर आ गया। ये तो जनवरी 2019 के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल है। जी, इसका मुख्य कारण फूड इन्फ्लेशन में 205 बेसिस पॉइंट्स की भारी गिरावट है, खासकर वेजिटेबल्स -21% और पल्सेस -14% की कीमतों में। तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ का अनुमान और दूसरी तरफ रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन। इन दोनों को मिलाकर एस्पिरेंट्स को क्या समझना चाहिए? इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर देखें तो नाबार्ड के लिए इंप्लीकेशन साफ है। स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ से एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, CRR कट से बैंकों के पास लेंडिंग के लिए ज्यादा फंड्स होंगे, और लो इन्फ्लेशन और पोटेंशियल रेट कट से एग्रीकल्चरल क्रेडिट सस्ता होगा, जिससे फार्मर्स की बोरोइंग कैपेसिटी और लोन रीपेमेंट कैपेसिटी दोनों बेहतर होंगी। अब बात करते हैं ट्रेड की। नीति आयोग की Q3 FY 25 की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 3% की ग्रोथ हुई, जो 108.7 बिलियन है। लेकिन इंपोर्ट्स 6.5% बढ़े 187.5 बिलियन पर। हाँ, लेकिन यहाँ सर्विसेज सरप्लस जो 52.3 बिलियन रहा, वो ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने में मदद करता है। दिलचस्प बात यह है कि एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स 200% वायो ग्रोथ के साथ टॉप एक्सपोर्ट परफॉर्मर रहे। इसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या खास है? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो FY 25 में करीब 43,500 करोड़ के थे, ओवरऑल ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। US टैरिफ में जो बदलाव हो रहे हैं, उनसे इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स के लिए नए मौके बन सकते हैं। हाँ, जैसे ऑर्गेनिक फूड्स और स्पाइसेस के लिए। यहाँ नाबार्ड का रोल FPCs के जरिए एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट क्रेडिट और ट्रेड फाइनेंस को सपोर्ट करने का हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम पर वापस आते हैं। 4 जुलाई 2025 को बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस 4.04 ट्रिलियन पहुंच गया, जो मई 2022 के बाद हाईएस्ट है। इसका कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बढ़ोतरी और RBI का 2.69 ट्रिलियन का सरप्लस ट्रांसफर है। और इस एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए RBI ने VRR ऑक्शन का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, जहां 1.7 ट्रिलियन की बिड्स के अगेंस्ट केवल 1 ट्रिलियन एक्सेप्ट किया गया। तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है। इसका सीधा मतलब है कि किसानों को आसानी से और सस्ते में लोन मिलेगा। बिल्कुल, अबंडेंट लिक्विडिटी का एग्रीकल्चरल क्रेडिट पर सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट है। बैंकों के पास रूरल लेंडिंग के लिए सरप्लस फंड्स हैं, जिससे कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स मिलने की संभावना है। चलिए अब सेगमेंट बदलते हैं और सेबी और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े अपडेट्स देखते हैं। सेबी ने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप Zoltz को अपने इनोवेशन सैंडबॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग टेस्ट करने की मंजूरी दी है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि 2021 में सेबी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब निवेशक किसी शेयर का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। जी, और इसका एग्रीकल्चरल रेलेवेंस भी बहुत दिलचस्प है। इससे रूरल रिटेल इन्वेस्टर्स और किसान एग्रीटेक कंपनीज में छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिससे उनकी इनकम डाइवर्सिफाई होगी। और FPCs और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इक्विटी मार्केट्स के जरिए फाइनेंसिंग ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। नाबार्ड फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसकी अवेयरनेस प्रमोट कर सकता है। सेबी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, US बेस्ड फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप को इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया गया है। हाँ, ये संगीन मामला है। आरोप है कि फर्म ने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इंडिसेस को मैनिपुलेट करके 4,843 करोड़ रुपए का अनलॉफुल प्रॉफिट कमाया, और सेबी ने प्रॉफिट को एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। ये एक्शन मार्केट इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर के लिए इसका कनेक्शन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस से है। मतलब जब फार्मर इन्वेस्टर्स इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो उन्हें मार्केट के फेयर होने का भरोसा होना चाहिए। एग्जैक्टली, और ये एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट का मैसेज है। अब क्लाइमेट फाइनेंस की दुनिया से एक इंपॉर्टेंट अपडेट। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF
ने एडीबी लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के लिए $200 मिलियन अप्रूव किए हैं। ये फंडिंग इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी IGFF के जरिए चैनल की जाएगी, जो एक ब्लेंडेड फाइनेंस इनिशिएटिव है। इसका फोकस नेक्स्ट जनरेशन क्लीन टेक्नोलॉजीज पर है, जैसे राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और रूरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट। नाबार्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट, नाबार्ड इन GCF रिसोर्सेज को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए लेवरेज कर सकता है। सेकंड, इससे सोलर पंप्स, बायोगैस प्लांट्स और फार्म वेस्ट यूटिलाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग मिल सकती है। और थर्ड, ब्लेंडेड फाइनेंस मैकेनिज्म्स के जरिए नाबार्ड क्लाइमेट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स को डी रिस्क कर सकता है। क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के बाद अब बात करते हैं इनोवेशन की। कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर R&D के लिए 1 लाख करोड़ कॉर्पस वाली RDI स्कीम को मंजूरी दी है। ये स्कीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मैनेज करेगी और इसका फोकस उन प्रोजेक्ट्स पर है जो टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल 4 यानी TRL 4 पर हैं। जहां अक्सर फंडिंग की कमी होती है, जिसे वैली ऑफ डेथ भी कहते हैं। बिल्कुल, एग्रीकल्चरल R&D के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। इससे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक, प्रिसिजन फार्मिंग टूल्स और एग्री बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन को फंडिंग मिलेगी। और यहाँ नाबार्ड का रोल क्या होगा? नाबार्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत क्रेडिट लाइंस दे सकता है और FPCs के साथ पार्टनरशिप करके टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को स्केल अप करने में मदद कर सकता है। और आखिर में टेक वर्ल्ड से एक ऐसा माइलस्टोन जिसने सबको हैरान कर दिया है। 9 जुलाई 2025 को एनवीडिया $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। 2023 की शुरुआत से अब तक स्टॉक में 1000% से ज्यादा की बढ़ोतरी। कारण है AI चिप्स की जबरदस्त डिमांड। और ये टेक रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर को सीधे तौर पर इंपैक्ट कर रहा है। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रिसिजन फार्मिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में हो रहा है। तो इसमें नाबार्ड की क्या भूमिका है? नाबार्ड का रोल एग्रीकल्चरल AI सॉल्यूशंस के अडॉप्शन को फाइनेंस करने, डिजिटल एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देने और एग्रीटेक स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करके इन टूल्स को फार्मर्स तक पहुंचाने का है। तो ये थे जुलाई 25 के सबसे जरूरी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अपडेट्स जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर ये जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर शोर में ही सिर्फ क्लैरिटी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अपडेट मिस ना हो। और यहाँ रुके नहीं, पिन कमेंट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। असली नोट्स, माइंड मैप्स और रिवीजन वही होता है।